डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णेश टोहाना। और आज हम करेंगे क्लास +2 का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा चैप्टर मनी। और मनी में हमने पढ़ लिया है कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके हमने फंक्शन पढ़े। आज के जो हम टॉपिक में करने वाले हैं हमारा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। आज जो हम करेंगे वो है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे जो इंडिया है और वहाँ पर जो मनी को लेकर के क्या रूल्स हैं, कैसे मनी मतलब सप्लाई की जाती है, कैसे मनी को मेज़र किया जाता है। तो इंडियन जो मॉनेटरी सिस्टम है आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या है हमारे इंडिया में जो मनी को लेकर के रूल्स वगैरह हैं, जो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ पर क्या चीज़ चलती है हमारी। आपको सबको मालूम है यहाँ चलता है हमारे पेपर की करेंसी। ठीक है ना, पेपर की करेंसी है जो स्टैंडर्ड है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड यहाँ है हमारे पास। ये क्या होता है भाई, यहाँ पर मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो नोट हैं, कॉइन्स वगैरह हैं, पेपर के नोट्स वगैरह हैं, वो छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं और वही हमारे पूरे इंडिया में क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का स्टैंडर्ड मनी क्या है, हमारा पेपर की करेंसी होती है। ठीक है, और जो हमारा कंसेप्ट ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है हमारा, उसने एक बैंक रखा हुआ है जो मेन है हमारा रिजर्व बैंक। वैसे हर देश का अपना एक क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। हर देश का अपना क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, हमारा RBI। सुना होगा सभी ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है। और हर इंडिया का सेंट्रल बैंक जैसे यह है, ऐसे ही हर देश का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, और ये जो बैंक है हमारे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल करता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है उसको ये फिक्स करता है। हमारे इंडिया में जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी मतलब कॉइन्स तो क्या सॉरी जितनी भी पेपर करेंसी है, सारी की सारी किसके अंडर कंट्रोल में रहती है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहती है। बट ध्यान रखना, इंडिया में जो मोस्टली करेंसी जो बनाई गई है वो दो पार्ट्स हैं हमारे। एक होते हैं हमारे कॉइन्स, ठीक है, एक होते हैं पेपर के नोट्स। ठीक है, हमारी दो करेंसी हैं यहाँ। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि कॉइन्स होती हैं और एक होता है पेपर नोट्स। बट ध्यान रखना, ये जो कॉइन्स होते हैं इनको क्या माना गया है, इनको लिमिटेड टेंडर के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। लिमिटेड टेंडर का मतलब ये हो गया कि आप एक लिमिट अमाउंट ही इनसे पे कर सकते हो। मान लो इन कॉइन्स से आप पेमेंट कर सकते हो 2000 रुपीज़ की, मैक्सिमम कर दिया मैंने इसको, या 200 कर दिया, 2000 रुपीज़ की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये एक फिक्स अमाउंट होता है। अभी कितना है कंफर्म नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए क्या कि कॉइन्स क्या है, कि लिमिटेड टेंडर है, आप इससे केवल लिमिटेड पेमेंट ही कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब आप मान के चलो 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है आपको और आप सारे कॉइन्स दे दें तो ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कॉइन्स क्या है, एक लिमिटेड टेंडर रहते हैं, आप इनको कुछ ही चीज़ों के लिए, कुछ ही अमाउंट के लिए इनका यूज़ कर सकते हो। और ये क्या है, अनलिमिटेड है। ये क्या है, अनलिमिटेड टेंडर के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको मालूम ही है ये तो चीज़। आप बड़े अमाउंट के लिए क्या पे कर सकते हो, आप पेपर के नोट को पे कर सकते हो, बट कॉइन को नहीं दे सकते हैं। कॉइन्स एक लिमिटेड टेंडर अमाउंट है, यही दोनों में डिफरेंस है। जो कॉइन्स हैं और पेपर के नोट्स हैं, दोनों में डिफरेंस है क्या, कि कॉइन्स से हम क्या कर सकते हैं, कि लिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं, अमाउंट कुछ लिमिट रहेगी, जबकि पेपर के नोट्स हैं वहाँ पर आप अनलिमिटेड टेंडर है, कितना भी अमाउंट हो आप इससे पे कर सकते हो। तो ये जो पेपर स्टैंडर्ड करेंसी का जो कन्वर्जन सिस्टम है, जो भी आपका पूरा पैटर्न है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। तो इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो हमें यही कहता है कि जो पेपर के नोट चलते हैं और कॉइन्स वगैरह हैं, ये चीज़ें पेपर हमारे चलती हैं। ठीक है, और इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है और हमें क्या बोलता है, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, वो ये कि आपका कि कॉइन्स क्या करता है, बस सेटल पेमेंट कुछ ही पेमेंट करता है। ये तो आपको मैंने बताई दिया, इसमें ये केयरफुली ध्यान रखने वाली है। अब बात करते हैं हमारे इंडिया की गवर्नमेंट। ये मैं मिटा देता हूँ, आपको ये होप क्लियर हो गया होगा इंडिया मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, कि हमारे जो एक नोट हैं, कॉइन्स हैं, ये चलते हैं और कॉइन्स एक लिमिटेड टेंडर के लिए हैं और वो अनलिमिटेड के लिए हम पेपर नोट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया। ठीक है,
तो इंडिया में जब नोट इशू किए जाते हैं वो क्या प्रोसेस है, उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से इंडिया जो है वो कैसे इंडिया की सरकार जो है वो नोट को क्या करती है, बनाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रखना होता है एक मिनिमम रिजर्व। सही है, आपको एक मिनिमम रिज़र्व अमाउंट चाहिए होगा। जब आपके पास ये मिनिमम रिज़र्व अमाउंट आ जाएगा तब जाकर आप नोट छाप सकते हैं, नोट प्रिंट कर सकती है हमारा आरबीआई से परमिशन ले करके। देखो कैसे, अब मिनिमम रिज़र्व क्या होता है, पहले तो मिनिमम रिज़र्व में अमाउंट बताता हूँ आपको क्या है। एक बात सिंपल सी यही है कि अगर आप कुछ रिज़र्व के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं तब आपको नोट छापने की क्या मिलती है, परमिशन मिल जाती है। अब परमिशन लेने के लिए आपको देना क्या होगा, रिज़र्व होता है टोटल 200 करोड़ रुपीस का रिज़र्व है। हमारा जो टोटल रिज़र्व है वो कितना है, 200 करोड़। मतलब अगर आपके देश को नोट बनाने हैं, नोट प्रिंट करने हैं, तब आपको 200 करोड़ रुपीस की क्या रखनी होगी, एक अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। अब इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं हमारे जो मेन है। सबसे पहले आता है 115 करोड़ अलग पार्ट होगा और 85 करोड़ का पार्ट अलग होगा। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। 115 करोड़ का तो होता है हमारा गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड करंट आपको क्या रखना होगा, 115,000 मतलब 115 करोड़ का तो आपको रखना होता है, गोल्ड रखना होता है रिज़र्व के रूप में। मिनिमम रिज़र्व है ये हमारा, ठीक है ना, मैंने आपको लिख दिया है मिनिमम रिज़र्व 200 करोड़ का है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, आपका गोल्ड होना चाहिए, और 85 की होती है हमारी करोड़ की फॉरेन करेंसी। ये 2 चीज़ें, अगर हम ये 2 चीज़ें क्या करते हैं, रिज़र्व के रूप में आरबीआई के पास सबमिट करवाते हैं, तब जाकर हमें नोट प्रिंट करने की क्या मिलती है, परमिशन मिलती है। तब हम क्या करते हैं, एक लिमिट में नोट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट नोट छापने के लिए क्या करती है, 200 करोड़ आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम रिज़र्व होना चाहिए, जिसमें कुछ गोल्ड का रिज़र्व है और कुछ क्या है, फॉरेन करेंसी है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि आपका जो टोटल मिनिमम रिज़र्व है वो कितने का होता है, और उसके 2 पार्टीशन कैसे हैं, 115 करोड़ का गोल्ड हो गया और 85 करोड़ की क्या होती है, हमारी फॉरेन करेंसी होती है। तो इन दोनों को मिला करके हमारे पास जो बनेगा टोटल अमाउंट वो होगा 200 करोड़ का होता है। ये मिनिमम रिजर्व है, तो गवर्नर के पास ऐसा होना चाहिए और ये प्रोपोर्शन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये चीज़ देते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करके क्या ले लेता हूँ, मैं नोट छापने की परमिशन ले लेता हूँ और मैं प्रिंट कर लेता हूँ नोट्स, ठीक है। अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब नोट देकर आप वापस अपना गोल्ड या करेंसी मांगोगे, वो आपको नहीं मिल सकती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर आप गोल्ड देते हैं और फॉरेन करेंसी दे करके आप नोट छापने की परमिशन ले लेते हैं और नोट प्रिंट भी कर लेते हैं, बट आप वही नोट वापस दे करके, उनको दे करके आप क्या नहीं ले सकते, अपना वो गोल्ड जो है रिटर्न में या फॉरेन करेंसी जो आपने दी वो रिटर्न नहीं मांग सकते आप, ठीक है ना। भी हमने वापस, हमको नहीं चाहिए नोट, आप ये नोट वापस ले लीजिए और हमें वापस मेरा गोल्ड दे दीजिए, तो ये वापस गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता। तो गोल्ड से हमने करेंसी की परमिशन लेकर करेंसी तो बना ली, बट करेंसी देकर वापस वो गोल्ड जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो गोल्ड रिजर्व आर जस्ट अ बैकिंग, दीज रिजर्व्स आर नॉट मीन टू कन्वर्ट पेपर नोट्स इनटू द गोल्ड। तो मतलब आपने गोल्ड से पेपर नोट बना दिए, बट पेपर नोट से दोबारा गोल्ड में से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा व्हाट गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया। तो अब ध्यान रखना कि जो मनी इंडिया की है वो एक चीज़, ये बात याद रखना कि जो मनी है इंडिया की, जो मनी है उसे हम क्या बोलते हैं, ये है क्रेडिट मनी। याद रखना, आप जितने भी नोट जो भी इंडिया में प्रिंट किए जाते हैं, जितने आप नोट ज़्यादा प्रिंट करेंगे ना, तो आप ये सोच लिए आपने वो एज अ लोन लिया है, आप आरबीआई से लोन ले रहे हो। जितना नोट आप प्रिंट करते हो, आपके कई बार मन में आता होगा भाई हमारा इंडिया है, इतना गरीब है, इतना पीछे है, तो क्यों नोट क्यों नहीं प्रिंट कर लेता, काफ़ी नोट बनाए जाओ हम तो अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। कई बार हमारे मन में आता था, जब आप छोटे थे तब भी सोचते होंगे कि हाँ मैं काफ़ी सारे, काश मेरे घर पे नोटों का पेड़ होता या मशीन मेरे पास होती, मैं प्रिंट बना लेता और खूब सारे नोट हो जाते। बट ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि जो मनी है ये क्रेडिट मनी होती है। जितना पैसा आप प्रिंट करेंगे आप उतने ही कर्ज में डूबते चले जाएंगे। हमारा इंडिया उतना कर्ज में डूब जाता है, उतना एज अ लोन आपके ऊपर चढ़ जाता है जितना आप नोट क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, क्योंकि आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा। कैसे रिटर्न करोगे, किसी तरह से गोल्ड और फॉरेन करेंसी से आपको ये पैसा रिटर्न करना पड़ता है। अगर आपको और नोट चाहिए तो आपको गोल्ड और फॉरेन करेंसी देनी होगी, तब जाके आप क्रेडिट मनी आप बना सकते हो। और ये उधार है
है एक तरह का, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको क्या करता है, नोट छापने की परमिशन मिल जाती है। तो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, सारी अथॉरिटी किसके पास है, हमारे जो मेन टारगेट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका RBI होता है जो वही कंट्रोल करता है, सारी परमिशन उसी के पास है, ठीक है ना। तो नोट छापने की परमिशन वहीं पर है। तो ये है हमारा इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम जो नोट छापने की परमिशन लेता है 200 करोड़ के रिजर्व के, मिनिमम रिजर्व के साथ। और 200 करोड़ कैसे, 115 करोड़ का तो गोल्ड होता है और 85 करोड़ की क्या है हमारे पास, फॉरेन करेंसी है रिजर्व के रूप में, तब जाकर आपको नोट छापने की क्या मिलती है, प्रिंट करने की परमिशन मिल जाती है। और ये एक तरह का लोन होता है जो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आगे आता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, हाँ जी, मनी की सप्लाई कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनी की क्या होती है, एक स्टॉकिंग होती है। पूरे इंडिया में जो मनी है ना, वो एक तरह का कैसा कंसेप्ट है, वो स्टॉक का कंसेप्ट है। देखो इंडिया को गवर्नमेंट जो नोट बनाती है, प्रिंट करती है और उसको पूरे इंडिया में फैला दिया जाता है, तो वो एक लिमिट होती है। मान लो आपने नोट बनाए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी इंडिया ने नोट पब्लिश की है, इस बार 1 लाख करोड़ करेंसी है, ठीक है, 1 लाख करोड़ की करेंसी है आपकी, मान लीजिए ये है करेंसी जो इस बार क्या किया है, गवर्नमेंट ने बनाई है, प्रिंट की है। तो अब नॉर्मल सी बात है ना, ये नोट अगर बने हैं तो इंडिया में करेंसी कितनी होगी, इतनी होगी ना। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, बट है तो कितने, 1 लाख करोड़ रुपए ही तो है। तो इट मीन्स क्या है, ये एक स्टॉक का कंसेप्ट है। मनी क्या है, एक स्टॉक है, मतलब एक अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है जो आपके इंडिया में लोगों के पास क्या है उनके पास जमा है। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा पैसे हैं तो वो क्या है, ब्लैक मनी होगी या डुप्लीकेट हो जाती है। मतलब आपका जो ब्लैक मनी तो क्या कह सकते हैं, जो नकली नोट आ रहे हैं आजकल मार्केट में, तो वो चीज़ हो सकती है। बट आपके जो पता है गवर्नमेंट ने तो इतने ही बनाए हैं ना, तो मार्केट में कितने नोट होने चाहिए, इतने ही होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब मनी क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है आपका, कि मनी का जो अमाउंट है वो क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो ये हमारा ध्यान रखने वाली बात है कि मनी एक स्टॉक का कंसेप्ट है, ना कि सप्लाई, ठीक है। अब बात करते हैं मेजरमेंट। अब मनी की जो मेजरमेंट है वो कैसे होती है। सप्लाई तो आपको पता चली गया है, कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी की सप्लाई करता है। वो सेम वही चीज़ थी, बस मैंने आपको बता दिया कि ये स्टॉक का कंसेप्ट है। RBI जो नोट छापता है वो स्टॉकिंग होती है, वो इंडिया में, पूरे इंडिया में फैला दिया जाता है, वो स्टॉक कंसेप्ट है आपका, ठीक है। और छपता कैसे है भाई, 200 करोड़ आपके 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी दे करके आपको नोट प्रिंट करने की परमिशन मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। आपके इंडिया में जो मनी की सप्लाई हो रही है, ठीक है, और उसको आप मेज़र कैसे करेंगे, उसे हम मेज़र कैसे करेंगे। तो उसको मेजरमेंट करने के आपके पास क्या है, टोटल 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है हमारे पास M1, एक होता है M2, ऐसे ही M3 और एक है M4। टोटल मनी को मेज़र करने के लिए हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 4 हैं। चारों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इन चारों से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो मनी की सप्लाई हो रही है उनको हम मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं मेजरमेंट नंबर 1, ठीक है, यानी कि M1 मेजरमेंट, ठीक है। सबसे पहले करेंगे M1 मेजरमेंट कैसे आप करोगे, ठीक है। M1 मेजरमेंट के अंदर जो करेंसी हम लेने वाले हैं वो मैं आपको पहले यहाँ देता हूँ। इसमें जो शॉर्टकट मैं आपको बता दूँ क्या लिया जाता है, इसमें लिया जाता है C प्लस DD प्लस OD। हमें इसमें क्या लेना है, मनी के जो मेजरमेंट 1 में हमें 3 चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। पहला है C, दूसरा है DD और तीसरा क्या है, OD। अब आइए इनको जानते हैं। पहले क्या है, C की फुल फॉर्म बताते हैं आपको। C का मतलब हो गया आपका हमारी करेंसी से हो गया, हाँ जी। जो भी पूरे इंडिया के अंदर नोट हैं, आपके पास है, मेरे पास है, बैंक के पास है, कंपनी के पास है, जो भी इंडिया में लोग रह रहे हैं, यहाँ के परमानेंट मतलब यहाँ रेजिडेंट हैं, और वहाँ के लोगों के पास जितना भी कैश पड़ा हुआ है, बैंकों में हो या वो आपके पास है, मतलब बैंकों में अब तो करेंसी मतलब नोट ही होगा, सीधी सी बात है। अब मेरी जेब में अभी इस टाइम पर 5,000 रुपये हैं तो वो क्या है, मेरी करेंसी में आ गया। आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, घर में कितने पड़े हुए हैं, कितने का आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सिंपल सी बात, एक करेंसी होती है। तो करेंसी वो होगी जिसमें आपने क्या इंक्लूड करने हैं, इंक्लूड एक तो हो गया नोट्स, एंड दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे हम इसमें, अपने कॉइन्स,
ठीक है ना, एक नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं। तो आपने सिर्फ करेंसी सी की बात अगर मैं करूं तो करेंसी में आप क्या लेंगे, पेपर के नोट्स एंड सारे कॉइन्स आपको लेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसमें जो हमारा जो मेन बैंक है हमारा कौन है, RBI है। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, सारे नोट्स बनाता है, सारे नोट्स बनाता है, बट एक नोट नहीं बनाता, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। ध्यान रखना, 1 रुपए का नोट है वो हमारा RBI नहीं प्रिंट करता है, वो भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट प्रिंट करती है। तो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपी नोट हो गया, और सारे ही कॉइन्स, एक भी कॉइन RBI इशू नहीं करता है। 2 चीज़ें मैं बताना भूल गया था आपको, बता ध्यान कर लें, RBI है सारे नोट बनाता है बट 1 रुपए का नोट नहीं बनाता, और साथ में क्या नहीं बनाता, कोई भी कॉइन्स वगैरह हैं वो प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, तो वो किसके अंडर चला जाता है, कॉइन्स सारे कौन बनाता है, इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो कॉइन्स हो चाहे वो 1 रुपए का नोट हो। बाकी सारे आप देखना नोट के ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, RBI लिखा होगा अगर जिसको RBI ने पब्लिश किया, अदरवाइज इंडियन गवर्नमेंट लिखा होगा जो भारत सरकार ने बनाया है। ठीक है ना, तो RBI क्या करेगा, ओनली नोट्स बनाता है, कॉइन्स नहीं बनाता है। बट आपको सी में मेजरमेंट लेंगे तो उसमें पेपर के सारे नोट्स और कॉइन्स सारे ही इंक्लूड करने हैं। तो सी किसके लिए स्टैंड करता है हमारा यहाँ, करेंसी के लिए, और करेंसी में लेने हैं आपको नोट्स एंड कॉइन्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा DD, जो DD पॉइंट है हमारा वो है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स। ये भी हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि मनी के कुछ फॉर्म्स होती हैं, उसमें ये भी था डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं हमारे, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक में जमा है, पीपल्स का पैसा किस में जमा है, बैंक्स में। आपके जो बैंक वगैरह हैं उनमें जो लोगों का पैसा जमा है उसे हम क्या कहेंगे, हमारा डिमांड डिपॉजिट्स। लोग क्या कर रहे हैं, चेक से डलवा रहे हैं, चेक से निकलवा रहे हैं। जब चेक है तो क्या हुआ है, तो वो करेंसी ही ना, 5000 रुपये हैं, मान लो आपके पास 5000 रुपये का चेक मैंने काट के किसी को दे दिया, एक पर्सन को दे दिया है, ठीक है, वो पर्सन उस चेक को ले रखा है, तो एक तरह से वो मनी ही तो है, नियर मनी एसेट तो है, वो आप कभी भी बैंक में दें उससे आप कैश ले सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट आ जाता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स में हम वो लेंगे जो चेक वगैरह से पैसे क्या करवाए जा रहे हैं बैंकों में, यूज़ ऑफ चेक, ठीक है ना, यूज़ ऑफ क्या कर रहे हैं आप, चेक कर रहे हैं, और उस चेक से हो क्या रहा है, डिपॉजिट हो रहा है और विड्रॉल हो रहे हैं। ठीक है ना, तो विड्रॉल हो रहे हैं और आपके विड्रॉन हो रहा है, आपका डिपॉजिट हो रहे हैं, यूज़ ऑफ चेक। तो आपका सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो डिमांड डिपॉजिट होगा जो बैंकों में जमा करवाया जा रहा है या बैंक से निकाला जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, DD कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स कहेंगे। तो आपके 2 पॉइंट हो गए आपके, एक हो गया C, दूसरा हो गया DD। C मतलब करेंसी, D फॉर डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसे ही हमारा तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या था, हमारा OD मतलब आता है अदर डिपॉजिट्स। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में कौन कौन से लेते हैं, सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट विद RBI, डिमांड डिपॉजिट विद RBI। ठीक है भाई, तो RBI की जो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई बैंक है, कोई भी बैंक लगा, IDBI बैंक वगैरह है, और उनसे आप डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए या पैसा चाहिए, तो बैंक्स वगैरह जो RBI के कंट्रोल में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ IDBI, ठीक है, IDBI कोई बैंक है हमारा, तो जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है और वहाँ पर डिमांड डिपॉजिट होती हैं। आप देखा ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सारी डील्स किससे कर रही हैं, अपनी बैंक से ही डील कर रही हैं। तो RBI वगैरह के अंडर जो IDBI बैंक वगैरह हैं, वहाँ से आप जो पैसा, करेंसी वगैरह हैं जो डिपॉजिट करवाई जाती हैं, विड्रॉल की जाती हैं, जो पब्लिक फाइनेंस कंपनीज़ हैं, पब्लिक फाइनेंशियल जो बैंक हैं, उनके साथ अगर कोई डिपॉजिट्स करवाए जाते हैं तो वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और भी पार्ट से मैं बता देता हूँ आपको, नहीं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। एक तो हो गया डिमांड डिपॉजिट्स विद आपका RBI, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और भी है इसके 2 पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक, RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में
कुछ RBI बैंक्स हैं जो क्या करता, हमारे इंडिया के जो RBI बैंक से क्या करता है, फॉरेन के सेंट्रल बैंक से भी, जैसे अमेरिका का है, जर्मनी का है, उन बैंकों से क्या करता है, डील करता है, उनसे पैसे लेता है, उनके पैसे डिपॉजिट्स करवाता है। तो ये चीज़ें आप बैंक से क्या करते हैं, डील करते हैं। तो RBI का जो बैंक है हमारा, वो क्या करता है, फॉरेन सेंट्रल बैंक से क्या करता है, डीलिंग करता है, उनसे करेंसी डिपॉजिट्स करवाना, विड्रॉल करना, वो सारे लेन देन कर रहा है, तो वो भी किस में आ जाता है, हमारा अदर डिपॉजिट्स में आ जाता है। और एक और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा डिमांड डिपॉजिट विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या हमारा जो IMF जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक हो गया, मैं लिख देता हूँ पूरा यहाँ, वर्ल्ड बैंक, और भी कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, तो इनके साथ भी हमारा क्या करते हैं, बैंक डील करता है, RBI डील करता है, IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक, इनसे भी पैसा क्या लेता है, उधार पे लेना या इनके पास पैसे जमा करवाना, तो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोर्शन डाल सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, 3 पोर्शन हो गए। पहला डिमांड डिपॉजिट विद RBI जिसमें IDBI बैंक आता है, दूसरा हमारा क्या होता है, RBI फॉरेन जो सेंट्रल बैंक है उनके साथ जो डील करता है, और तीसरा जो हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके साथ जो पैसे वगैरह की लेन देन करता है, डीलिंग करता है। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। हमारी M1 मेजरमेंट में हमारे कितने आ गए हैं, टोटल 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जिससे मनी को, सप्लाई को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो पूरे इंडिया में मनी की कुल कितनी सप्लाई की जा रही है, वो हम कैसे मेजर करते हैं M1 में। C मतलब हमारी करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स और बैंकों के पास, और OD मतलब अदर डिपॉजिट्स जो हमारे RBI से रिलेटेड हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज हो गया, IDBI हो गया, और वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे टोटल करेंसी जो इंडिया में है उसकी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके जो बाकी पोर्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।